नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CDS 1 2021 के क्वेश्चंस की। ऑलरेडी मैंने CDS 2 2021 के क्वेश्चंस और CDS 1 2022 के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ना इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैंने सेट ए के अकॉर्डिंग लिया है और आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए और सारे क्वेश्चंस के मैं आपको सोर्सेज भी बताता चलूँगा। ये देखिए, गांधी इरविन पैक्ट से क्वेश्चन आया है। गांधी इरविन पैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया और CDS में भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। सो आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है। नॉट करेक्ट नहीं पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर हु हैड बीन नॉन वायलेंट, यानी गवर्नमेंट उन प्रिजनर्स को, उन बंदियों को रिलीज नहीं करेगी जो नॉन वायलेंट थे। दूसरा कहा जा रहा है, गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज इन पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप, यानी जो पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर में और फॉरेन क्लॉथ शॉप में इंडल्ज हैं, उन्हें, उन प्रिजनर्स को गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी। तीसरा कहा गया है, द कांग्रेस डिड नॉट अग्रीड टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कांग्रेस एग्री नहीं करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करने के लिए। चौथा आपसे कहा गया है, द कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए एग्री कर गई। आपको करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। कांग्रेस एग्री कर गई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन के सोर्स की। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और इनके जो अलग अलग डायमेंशन है उनसे क्वेश्चन आते हैं। सो अगर यहाँ पे आप देखें स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 400 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ समरी में ही बता दिया गया है कि गांधी इरविन पैक्ट की मेन बात ये थी कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुई, उसमें पार्ट लेने के लिए एग्री कर गई। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि उस टाइम पे काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे विथड्रॉ करने में, उसे वापस लेने में एग्री कर गई। ये थी मुख्य बात गांधी इरविन समझौते की। जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं हर एक सवाल की सोर्स बताऊंगा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा ये NCERT के अंदर भी ऑफ कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, बट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जनरली स्पेक्ट्रम फॉलो की जाती है, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम का भी दिखा दिया। बाकी की बातें देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे गलत हैं। तो ऑफकोर्स ABC गलत हैं। गवर्नमेंट ने एग्री कर गई गवर्नमेंट रिलीज करने के लिए प्रिजनर्स को जो कि नॉन वायलेंट थे। उसके बाद ये भी गलत है, सेकेंड भी। और तीसरा भी गलत है, बिकॉज द कांग्रेस एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने समरी वाली लाइन में ही देखा कि कांग्रेस 2 बातों के लिए मुख्यतः एग्री की। पहला, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तीसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, जैसे सोशो रिलीजियस मूवमेंट मैंने कवर किया है और भी बहुत सारे मुगल पेंटिंग वगैरह पे बनाए हैं। एक वीडियो में जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, खास करके गांधी युग के बाद से, उन पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और बहुत जल्द, जैसे गांधी इरविन पैक्ट पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, इस तरह टॉपिक वाइज सारे के सारे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो गांधी इरविन पैक्ट से सिविल सर्विस 2020 में क्वेश्चन आया। UPSC के द्वारा ही जो EPFO का एग्जाम लिया जाता है उसमें 2015 में आया। अगर मैं बात करूं CAPF की, तो उसके अंदर भी 2015 में आया। बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे एक साथ कवर कर लेंगे। अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर एक एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन के लिए करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, ये सेट ए के क्वेश्चन नंबर 8 है। हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922, यानी भील सेवा मंडल किसने फाउंड किया 1922 ईस्वी में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922, यानी भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की? ऑप्शन है हमारे पास, दयाराम गिडुमल, गुरुसे दत्त, ढोंडो केशव कर्वे और अमृतलाल विठल दास ठक्कर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, AV ठक्कर, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अब देखिए, इन्हें ठक्कर बापा, ये ठक्कर बापा के नाम से फेमस है और सोशल वर्कर थे। इन्होंने ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। 1922 ईस्वी में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। बात करें इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली NCERT और जो रेगुलर सोर्सेज उनमें कवर नहीं मिलेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर ही 1995 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था आदिवासी वर्ड को सबसे पहले किन्होंने यूज़ किया। इसका करेक्ट आंसर था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। स्पेक्ट्रम की न्यू एडिशन में आई थिंक उन्होंने ऐड किया है। इस तरह से बहुत सारे जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म थे और एसोसिएशंस थे, उन्हें नए वाले एडिशन में इंक्लूड किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। यानी भारत में अनिवार्य और फ्री प्राथमिक शिक्षा की बात के लिए किसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल प्रस्तुत किया 1911 ईस्वी में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सर हार्कोर्ट बटलर या गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों हमेशा की तरह बात करते हैं क्वेश्चन के सोर्स की। तो अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे पेज 279 एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म वाला चैप्टर, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है किस तरह से ओनली सम मेंबर्स लाइक गोखले पुट टू कंस्ट्रक्टिव यूज द अपॉर्चुनिटी टू डिबेट इन द काउंसिल। देखिए काउंसिल में डिबेट की राइट दे दी गई थी, बट इसका यूज़ गोखले ने बहुत ही सही तरीके से किया बाय डिमांडिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अटैकिंग रिप्रेसिव पॉलिसीज एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर एंड इंडियन वर्कर इन साउथ अफ्रीका। यानी गोखले ने इस कॉन्स्ट्रक्टिव यूज़ का फ़ायदा लिया और डिबेट की काउंसिल में कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की डिमांड की और अटैक किया रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को। सो हमने देखा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात गोपाल कृष्ण गोखले ने की, तो करेक्ट आंसर इसका गोपाल कृष्ण गोखले है। अगर आप वर्बेटिम इसे देखना चाहते हैं तो सुमित सरकार की बुक से ये वर्बेटिम आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सीडीएस में 4-5 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 2 से 3 डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो कि नॉर्मल सोर्सेज और एनसीईआरटी के अंदर नहीं होते हैं, वो सुमित सरकार की बुक में मिल जाते हैं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी। बट मैं वो दिखाना इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, तो उसे कवर करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी और कॉमन सोर्सेज से ही होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना एक कोई समझदारी वाला तरीका नहीं होगा। सो ये पेज आप देख सकते हैं, ये सुमित सरकार की बुक का है। इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर दैट द फर्स्ट बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री फॉर फैमिलीज अर्निंग लेस देन 10 अ मंथ। यानी ये याद रखना चाहिए कि जो पहली बिल प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बनाने को लेके उन फैमिलीज़ के लिए जो 10 रुपये से कम महीना का कमाती हैं, उसे मूव किया गया था एज अ बिल के रूप में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। यानी भारत में स्लेवरी गुलामी दासता को लेके जो एक्ट 5 आया 1843 का, उनसे संबंधित कौन सी बात सही है, करेक्ट बताई गई है। इट गेव द मास्टर द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव टाइड टू देयर स्टेट्स। दूसरा बोला गया इसने डिनाई किया मास्टर को द यूज ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। यानी मना कर दिया मास्टर्स को कि आप कोर्ट का इस्तेमाल करके स्लेव्स के ऊपर अपना क्लेम, अपना प्रभुत्व नहीं असर्ट कर सकते हैं। तीसरा कहा गया द लॉ कोर्ट एंड मास्टर वर्क जॉइंटली इन रिजॉल्विंग द केसेस ऑफ डिजर्सन। यानी डिजर्सन वाले मुद्दों को लेके लॉ कोर्ट और मास्टर ने जॉइंटली मिलकर काम किया। चौथा कहा गया स्लेव ओनर्स बन गए लैंड के। तो अगर आप लॉजिकली भी सोचे वैसे इस क्वेश्चन के सोर्स की अगर पहले बात कर ले तो ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली नहीं है, कहीं पे भी आपको इस तरह के हालांकि स्लेवरी के बारे में बात की गई है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एनसीईआरटी के चैप्टर में, बट डायरेक्टली नहीं बताया गया है। बहुत सारे हालांकि इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 अगर आप देखें तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो ये एक्ट पास किया गया, इसने बहुत सारे जो स्लेवरी से रिलेटेड मेजर्स थे उनमें सुधार लाने की कोशिश की। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसने इट डिनाइड द मास्टर द यूज ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम ऑन स्लेव। यानी स्लेव पर आप क्लेम नहीं कर सकते, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, इस चीज़ को डिनाई किया गया एक्ट 5 ऑफ 1843 के तहत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और अगर आप नॉर्मल सोर्सेज में देखें तो डायरेक्टली इसे कवर नहीं किया गया है। बट देखिए हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस में, खास करके इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे और अगर आपने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है तो डायरेक्टली अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बाय लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट से जो नॉर्मल सोर्सेज के अंदर नहीं होंगे, उसके लिए कोई नई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं। 11 नंबर देखिए, किस मराठा स्टेटमेंट ने ट्रीटी ऑफ बसैन को साइन किया 1802 में। ये तो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी और हर बुक के अंदर कवर्ड मिल जाएगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार की शुरुआत किस तरह से हुई और इसके बाद किस तरह से ट्रीटी ऑफ बेसिन की कंडीशन बनी। ट्रीटी ऑफ बेसिन के अंदर आप देखें अ टेरिफाइड बाजीराव सेकेंड फ्लेड टू बसीन चले गए, वहाँ पे उन्होंने 31 दिसंबर 1802 को ट्रीटी ऑफ बेसिन इंग्लिश के साथ साइन की। और क्या क्या कंडीशन थी ये भी बताई गई है यहाँ पे डिटेल में।
सो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? बाजीराव सेकेंड, ऑप्शन ए। बाकी के डिटेल्स भी आप उस बुक में अंदर पढ़ सकते हैं, बट वो डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं उनसे यही क्वेश्चन बनते हैं कि किनके बीच साइन की गई और किसने किसे डिफीट किया और किस वॉर के अंदर ये ट्रीटी देखने को मिली, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए सेट ए में 29 नंबर में अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन था। फ्रांसिस बर्नियर किसके फिजिशियन थे? डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया, थीम्स एनसीईआरटी से। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ट्रेवलर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। तो ऑलरेडी मैंने ट्रेवलर्स की 3-4 पार्ट में वीडियो लेक्चर्स तैयार कर दिए और सारे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है। हालांकि आप एनसीईआरटी से भी इसे कवर कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कुछ जैसे पेल्सियार्ट और 1-2 चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं दी गई हैं और उन पर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने उन्हें भी शामिल किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए क्या बताया गया, फ्रांसिस बर्नियर जो कि फ्रेंच मैन थे, एक डॉक्टर भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थी, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। लाइक मैनी अदर्स ही केम टू द मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मौका की तलाश में, बेटर वर्क के तलाश में मुगल एम्पायर बाकी की तरह वो भी आए थे। ही वाज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1668। इनके इतने सालों के बीच ये भारत में रहे और ये मुगल कोर्ट में प्रिंस दारा सिको से क्लोजली एसोसिएटेड रहे, जो कि एम्पायर शाहजहाँ के बड़े बेटे थे। और इन्होंने एंड लाटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान, और बाद में ये वर्क किए एज एन इंटेलेक्चुअल और दानिशमंद खान के साथ, जो कि आर्मेनियन नोबल थे मुगल कोर्ट में। सो करेक्ट आंसर क्या है फिर यहाँ पे? ऑप्शन डी, प्रिंस दारा सिको के ये फिजिशियन रहे थे और क्लोजली एसोसिएटेड थे प्रिंस दारा सिको के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वाज टेकन ओवर बाय सूरजमल नागरमल ग्रुप? सूरजमल नागरमल के ग्रुप के द्वारा किस ब्रिटिश फर्म को लिया गया? मैक्लियोड, ऑक्टेवियस स्टील, डेवेनपोर्ट या एंड्रो ह्यूल? अगेन दोस्तों ये टफेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी भी आपको नॉर्मल सोर्सेज में कवर नहीं मिलेगा और बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैक्लियोड है। सूरजमल नागरमल ग्रुप के द्वारा मैक्लियोड फर्म्स को टेकन ओवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। रैयतवारी सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए रैयतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो लेक्चर्स तैयार कर दिए हैं और यूपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक में बहुत ही डिटेल के साथ कवर किया, इसलिए मैं इस टॉपिक को दोबारा यहाँ पर स्टार्ट नहीं करूँगा। नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर इलीट द जमींदार एंड वीकेंड द पीजेंट्री। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रैयतवारी सिस्टम के मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पीजेंट है उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और जमींदारी सिस्टम, इससे कोई खास फायदा जमींदारी सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हुई। तो ये बात यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थीम्स बुक में अगर आप देखेंगे तो बाकी के तीनों पॉइंट्स आपको कवर्ड मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमने देख लिया और रैयतवारी सिस्टम की वीडियो लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसे कवर ही कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैयतवाड़ी ही एकलौती ऐसी सिस्टम रही जिसने ज़मींदारी सिस्टम को मजबूत नहीं किया, बल्कि इसके उल्टे पीजेंट्स को और कल्टीवेटर्स को, क्योंकि ऑनर ऑफ लैंड माना जाता था, क्योंकि उनके पास ऑनरशिप राइट दी गई, वो सेल कर सकते थे, मोर्टगेज कर सकते थे, गिफ्ट कर सकते थे लैंड को, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट फ़ायदा ज़मींदारों को देखने को नहीं मिला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसने वर्क करना स्टार्ट किया 1764 में। रिक्रूट करते थे ये हेल्दी प्रोफेशनल को बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इंडियंस को कभी एडमिट नहीं किया गया आईएमएस में। आईएमएस was at first mean to look after the troops, यानी ट्रूप्स के लिए फर्स्ट में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि इंडियंस भी एडमिट कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि इंडियंस को कभी भी एडमिट करने नहीं दिया गया। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगेन क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है और इस तरह के क्वेश्चन इस पेपर के हिस्ट्री सेक्शन को टफ बना रहे हैं। बट अगेन वही बात है, आप कुछ क्वेश्चन में डेफिनेटली लॉजिकल गेसिंग यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में खास करके। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिए, चाइना की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके जो ट्रेड थी वो कब लॉस्ट हो गई? यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, टी और चाइना, इन दो चीज़ों के साथ मैंने आपको बताया था कि एक्ट में 1813 के एक्ट में जो मोनोपोली थी वो बरकरार रही थी, बट 1833 में इन दोनों मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया गया था।
सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी 1833। इजी क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और एक्ट से क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो चार्टर एक्ट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो। सो इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है सारे चार्टर एक्ट के ऊपर, ताकि इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला टॉपिक है। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बार घुमा फिरा करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत सारे हिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस आए हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप बाकी वीडियो सीरीज़ को भी कवर कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन PYQs आपको हेल्प करेंगे, रिपीट भी करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।